Hello everyone, welcome back to my channel Powerpuff Girl. Today I am back with a new video and I would like to thank all of you for your immense love that you have poured on my last video. आप सब मुझे ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें, मोटिवेट करते रहें ताकि मैं इससे और ज़्यादा बेटर कर सकूं। सो टुडे जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है किसी भी न्यूरो कंडीशन का। फॉर एग्जांपल अटेक्सिया, पार्किंसंस डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अगर आपके असेसमेंट के स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको कंडीशन डायग्नोस करने में और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। So let's start with today's video. Starting from the scratch, first I would like to tell you what is assessment. तो assessment एक इंटीग्रल पार्ट होता है ताकि आप अपना जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकें और फिर उसके बाद जो आपका प्रोग्नोसिस है उसको जज कर सकें, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हो, ऑर्थोपेडिक असेसमेंट हो, कार्डियोथोरेसिक असेसमेंट हो। नाउ टॉकिंग फर्दर, जो असेसमेंट है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है सब्जेक्टिव असेसमेंट और एक होती है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। आज मैं इस वीडियो में दो ही पार्ट्स कवर करूंगी, सब्जेक्टिव असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। आगे जो सेंसरी एग्जामिनेशन है, मोटर एग्जामिनेशन है, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन है, रिफ्लेक्सेस है और गेट ट्रेनिंग है, वो जो वीडियो के फर्दर पार्ट्स आएंगे उनमें कवर होंगे। तो आज की वीडियो का जो पार्ट 1 है उसमें सब्जेक्टिव असेसमेंट और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आएगा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्टिव असेसमेंट, एज द नेम सजेस्ट्स, सब्जेक्टिव असेसमेंट में जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। इसमें मेनली डेमोग्राफिक्स इंक्लूड होते हैं। जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछता है या फिर उसके रिलेटिव से कुछ क्वेश्चन पूछता है बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अबाउट द पेशेंट। इसमें आता है नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेसिक। डेमोग्राफिक्स में आता है नेम, एज, जेंडर। एज इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो एज वाइज ही होती हैं, कुछ एडल्ट्स में होती हैं, कुछ चाइल्डहुड में होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पार्किंसंस की बात करें, डिमेंशिया की बात करें या अल्जाइमर्स की बात करें तो ये ओल्ड एज डिसऑर्डर्स हैं। तो जो एज है वो कंडीशन को डायग्नोस करने में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। उसके बाद आता है जेंडर। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो विमेन में ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो मेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। So we have talked about the subjective assessment in which we have discussed about the demographics, that is the name, age and gender. After gender, there is date of examination or date of admission. अगर कोई पेशेंट पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट है, थेरेपिस्ट उसको चेक करने के लिए जा रहा है तो उसकी फ़ाइल में डेट ऑफ एडमिशन मेंशन होता है। या अगर आपके पास कोई पेशेंट डायरेक्टली आ रहा है तो उसमें आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं, फॉर एग्जांपल द एड्रेस ऑफ द पेशेंट एंड द फ़ोन नंबर ऑफ द पेशेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट क्या होता है? चीफ कंप्लेंट होता है कि पेशेंट किस वजह से आपके पास आया है, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से साइंस हैं जो वो सफ़र कर रहा है जिस वजह से वो आपके क्लिनिक में आया है, उसे हम चीफ कंप्लेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो आपके पास अगर एक पेशेंट आता है वो आपको बोलता है कि उसके राइट शोल्डर में पेन है, तो उसके जो राइट शोल्डर में पेन है वो एक चीफ कंप्लेंट हुई। फिर उसके बाद हम उसको पूछते हैं मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी। मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी में होता है कि अगर उसको कोई फॉल हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई और इंजरी हुई है तो वो कैसे हुई, पेशेंट उस टाइम क्या कर रहा था और इंजरी का मैकेनिज़्म क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंजरी उसको एक्सीडेंट से हुई है तो जो पेशेंट है वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था या साइड सीट में बैठा हुआ था और वो कैसा एक्सीडेंट था, इस हद से भी हम जो इंजरी का फोर्स है वो पता कर सकते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है नेम, एज, जेंडर, चीफ कंप्लेंट,
एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। इसमें एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो कि मैं अभी भूल गई इसमें ऐड करना, वो है डोमिनेंस। जो पेशेंट है वो राइट हैंडेड है या वो लेफ्ट हैंडेड है। उसके बाद अगर हम डेमोग्राफिक्स की बात करें तो इसमें हम पेशेंट की ऑक्यूपेशन के बारे में भी उससे पूछ सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि उसका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है। अगर हम हिस्ट्री के पार्ट के बारे में बात करें तो हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में होता है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो पेशेंट पहले सफ़र कर चुका है या कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे कभी कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, उसे डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, थायराइडिज्म तो नहीं है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में ये सब आता है और उसमें हम उससे ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस की जो मेडिसिन है वो प्रेजेंटली ले रहा है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछते हैं कि प्रीवियसली उनकी कोई सर्जरीज तो नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल, कोई हर्निया की सर्जरी, कोई स्टोन की सर्जरी या कोई भी सर्जरी किसी भी कंडीशन से रिलेटेड। ये वाला जो स्टेप होता है हिस्ट्री टेकिंग का, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे भी थेरेपिस्ट को आइडिया लग सकता है कि जो पेशेंट की प्रेजेंट सिचुएशन है क्या वो किसी पास्ट कंडीशन से रिलेटेड तो नहीं है। इसलिए हिस्ट्री टेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट हिस्ट्री, उसमें हम पेशेंट से यही पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, कब से हो रहा है, एंड देन कम्स द रिलीविंग एंड एग्रावेटिंग फैक्टर्स। रिलीविंग फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें करने पे या जिनसे पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी टाइप की पेन के बारे में बात करें तो कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि जब हम चलते हैं तो हमें ये पेन ज़्यादा महसूस होती है, बट जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है या हम सिटिंग में होते हैं या लाइंग पोजीशन में होते हैं तो हमें ये पेन महसूस नहीं होती या कम होती है। एग्रावेटिंग फैक्टर्स पे वो वाली एक्टिविटीज़ आती हैं जिनसे पेन या जो भी सिम्टम्स अभी पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है वो बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पेन का एग्जांपल दिया कि एक पेशेंट बोल रहा है कि जब वो चल रहा है तो उसको पेन तब ज़्यादा महसूस हो रही है, तो ये है एग्रावेटिंग फैक्टर्स। उसके बाद हम उससे पूछ सकते हैं मोड ऑफ ऑनसेट। मोड ऑफ ऑनसेट का मतलब होता है कि जो पेशेंट को सिम्टम्स कब से फील होने स्टार्ट हुए। 2 days बैक, 3 days बैक, 1 week बिफोर, 1 month बिफोर, इज द कंडीशन क्रॉनिक और अक्यूट। मोड ऑफ ऑनसेट से हमें ये पता चलता है। नाउ जो हमारा सब्जेक्टिव असेसमेंट था उसके अंदर हमने डेमोग्राफिक्स को पूछा और उसके बाद हमने चीफ कंप्लेंट के बारे में पूछा। तो मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो हमारी सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है उसमें जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट से एक क्वेश्चनियर करता है, क्वेश्चंस पूछता है, ताकि थेरेपिस्ट को एक आइडिया लग सके कि अभी जो पेशेंट है उसके क्या सिम्टम्स हैं और वो क्या फील कर रहा है। इसमें पेशेंट की नेम आता है, एज आता है, जेंडर आता है, डोमिनेंस आता है, ऑक्यूपेशन आता है, कॉन्टैक्ट नंबर आता है, एड्रेस आता है, चीफ कंप्लेंट, आफ्टर दैट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, मोड ऑफ ऑनसेट, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, and after that mode of onset and relieving and aggravating factors। उसके बाद हम पेशेंट से उसका मैरिटल स्टेटस भी पूछ सकते हैं और उसके जो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो भी पूछ सकते हैं, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट की केयर करने के लिए, उसकी लुक आफ्टर करने के लिए उसकी फैमिली ये में यहाँ घर पे कोई है या नहीं। और इकोनॉमिक स्टेटस से हमें उसका ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से हमें उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पता चलता है। नाउ दिस वाज द सब्जेक्टिव असेसमेंट। जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के हैंड रिटन नोट्स हैं ये मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके इन्हें पढ़ सकते हैं। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। नाउ द पार्ट ऑफ द सब्जेक्टिव असेसमेंट इज़ ओवर। नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या होता है, इसमें जो थेरेपिस्ट है
वो अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज़ करके पेशेंट को ऑब्जर्व करता है। इसके अंदर हम जो पेशेंट की जनरल बिल्ट है उसको दे सकते हैं। कोई एटीट्यूड या डिफॉर्मिटी तो नहीं है। एटीट्यूड या डिफॉर्मिटी का मतलब है क्लॉ हैंड तो नहीं है, फुट ड्रॉप तो नहीं है, एप हैंड डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ये जो सारी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं ये इम्पिंचमेंट की वजह से होती है नर्व्स की। फॉर एग्जांपल रेडियल नर्व, अल्नर नर्व। तो हम एटीट्यूड और डिफॉर्मिटी में ये देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थेरेपिस्ट पेशेंट में ऑब्जर्व कर सकता है वो है एनी स्कार फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि उसे कोई वुंड तो नहीं है जो ओपन है, या कोई और स्कार तो बॉडी के ऊपर फॉर्म नहीं हुआ है। स्कार फॉर्मेशन के बाद जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट के इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के बारे में भी देख सकता है, जैसे कि ट्रेमर्स। जो ट्रेमर्स होते हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर होता है पार्किंसंस डिजीज़ का। एक पार्किंसंस ट्रायड होता है, उसमें रिजिडिटी, ट्रेमर्स एंड ब्रेडिकाइनेसिया होता है। जब मैं फर्दर पार्किंसंस डिजीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हम ट्रेमर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है उसमें जो थेरेपिस्ट ऑब्जर्व कर सकता है वो कोई भी स्किन इन्फेक्शंस देख सकता है या कोई भी कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में आई एम टेलिंग यू अगैन, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट की जनरल बिल्ड को ऑब्जर्व करता है, एटीट्यूड ऑफ द बॉडी, डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द बॉडी, एनी वूंड, एनी इन्फेक्शन and other things which I have mentioned before. Now, till now I have covered subjective assessment and objective assessment. ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में पैल्पेशन भी इंक्लूड हो सकती है। पैल्पेशन में हम देखते हैं कि कोई मसल वेस्टिंग तो नहीं है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो सीवियर हैं, माइल्ड हैं या फिर मॉडरेट हैं। ये हमें पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है ड्यूरिंग पैल्पेशन। सो टिल नाउ आई हैव डिस्कस्ड सब्जेक्टिव असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। इसका जो पार्ट 2 है उसमें मैं ग्लासगो कॉमन स्केल, मेमोरी एंड रिफ्लेक्सेस के बारे में बताऊंगी। Till now I have covered subjective assessment and objective assessment. Thank you for today, and please like, share and subscribe my channel for more further videos related to physiotherapy. I really hope कि आज जो मैंने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की सीरीज स्टार्ट की है ये 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि जब आप पेशेंट चेक करने के लिए ओपीडीज़ में जाते हैं या क्लिनिक्स में पेशेंट देखते हैं तो असेसमेंट एक ऐसा पार्ट है जो ट्रीटमेंट से पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके असेसमेंट से ही आप एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हैं और उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो एक इजी पार्ट होता है। सो थैंक्स फॉर टुडे। मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक यूट्यूब वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगी। आप मेरे हैंड रिटन नोट्स मेरे इंस्टाग्राम पेज से ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।